चालू करें। ये बताओ कल कहाँ तक कर लिया था अपन ने? अच्छा, कल आपने कहा था सारी सारी कंसेप्ट हम पढ़ के आएंगे, ऐसा पढ़ गए हो? ले बताओ तो आगे आगे आप बताओ। बताओ ले, सबसे पहले फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन क्या थी? आप बताओ। ये फैन बंद कर देगा, बताओ। अच्छा टीप के बताओ, ये पढ़ गया ये अजम्पशन तीन थे ना? कौन कौन से? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्विवेसिस। गोइंग कंसर्न में क्या था? हाँ, बिजनेस क्या करेगा, लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करेगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी में क्या था? अरे रुक तो, अरे ये बता दे, आएगा थोड़ा नंबर। रूल रेगुलेशन क्या रहेंगे? थ्रू आउट द ईयर सेम रहेंगे, अपन इनको चेंज नहीं करेंगे। क्या कभी चेंज नहीं करेंगे? कर सकते हैं। कब कब कर सकते हैं? जब में नए रूल नए फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो चेंज कर लेंगे, जब तक याद नहीं रहेंगे तब तक फिर वही रहेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। जब प्रॉफिटेबल हो या गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हो या बुक्स ऑफ अकाउंट मोर अप्रोप्रिएट शो करे तो अपन चेंज कर सकते हैं। हाँ राजा, ले बता, तू बता पीछे। क्या नाम तुम्हारा? सचिन। सचिन, अच्छा। 24 अप्रैल को बर्थडे आएगा सचिन का? अरे तेरा नहीं, सचिन तेंदुलकर का। जानते सचिन तेंदुलकर को? हाँ, उसका बर्थडे कब आएगा? 24 अप्रैल को। हाँ तो बता दो, तो बता एक्चुअल कंसेप्ट। इसमें वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो अपलोड हो चुके हैं, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट। कैश और क्रेडिट हो, मतलब तुमने माल बेचा है 1,50,000 रुपए का और 50,000 तुम्हें कैश रिसीव्ड हुए, तो एंट्री तो कितने से करेगा? 1,00,000 से, 1,50,000 से, या 2,00,000 से, या 50,000 से? 1,50,000 से। चाहे आपने ट्रांजेक्शन कर दिया, उसके बाद पेमेंट रिसीव हो या नहीं हो, आप उसको रिकॉर्ड करो, ठीक है विशाल। हाँ आगे, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। कल तो ये बता कितने महीने का होता है अकाउंटिंग पीरियड? 12 महीने का होता है, पक्का? ठीक है। फाइनेंशियल स्टार्ट कहां से होगा? 1 अप्रैल से। और खत्म कब होगा? खत्म कब होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। पीछे आ भाई, नया आज, क्या नाम आपका? मोनू। कहाँ से? जयपुर से? कहाँ से? सवाई माधोपुर से। अपन तो आए थे भाई, कल आए थे ना, ठीक है। तुम बताओ कौन सी रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट बता दी क्या? रेवेन्यू रिकग्निशन नहीं बताई? फिर उसके बाद मनी मेजरमेंट कंसेप्ट पढ़ी थी अपन ने, बता क्या होती है? मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनको रिकॉर्ड करेंगे, बाकी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मान लो बार्टर सिस्टम हुआ, अपन ने चावल दिया, उसके बदले में चीनी ली अगले से, या गेहूं लिया, तो क्या उसको रिकॉर्ड करेंगे? हाँ कर देंगे सर, मैं तो कर दूंगा रिकॉर्ड, उसको रिकॉर्ड। ऐसे थोड़ी तुम्हें अलग पढ़ाया, इनको अलग पढ़ाया। हाँ मैडम, आप आए थे कल, हट्टे मार रही हो? कल नहीं आए थे? आए थे, बताओ तो। आप बताओ मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या थी? और बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन को। तो आपको क्या लगता है, कैलकुलेटर के एक्सपेंस को फिक्स्ड एसेट्स मानना चाहिए या रेवेन्यू एक्सपेंस मानना? रेवेन्यू एक्सपेंस, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है। आप फर्स्ट डे आज आपका, क्या नाम आपका? मानवी, कहाँ? जयपुर से, ठीक। आप तो आए थे कल, ठीक है। आप बताओ, लास्ट अपन कौन सा पढ़ रहे थे? ये कंजर्वेटिज्म पढ़ रहे थे क्या? बताओ तो मैडम, आप बताओ कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट क्या था? म्हणजे एग्जाम्पल देके बताओ। कल अपने स्टॉक वैल्यूएशन पढ़ा था ना, घर जाके पढ़ा नहीं? ये पढ़ने पड़ेंगे, है ना? आप आए थे कल? कल आप लेट आए थे शायद ना? स्टॉक वैल्यूएशन तो लिखा था, बताओ। एक तो स्टॉक का अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी लिखा था,
कौन सा होता है? चलो ये तो याद है आपके। और लिखना चाहो तो लिख लो, तुमने जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन लिखा है ना, वो AS1 में है। वो किसमें? AS1 में है। पीछे लिखा था ना मैंने फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, वो AS1 में है। AS1 का पूरा नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, उसके अंदर ही आता है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। ठीक है, कंजर्वेटिज्म आ गया था समझ में कि अपन फ्यूचर लॉस को पहले रिकॉग्नाइज करेंगे, फ्यूचर प्रॉफिट को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक वो रियलाइज नहीं हो जाए, है ना। अपन बनाते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो इसी कंसेप्ट में बनाते हैं कि डेटर है वो इन फ्यूचर डूबेगा, अभी नहीं डूबा है, इन फ्यूचर डूबेगा, तो अपन उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो वो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट में आता है। लो ठीक है, कितनी होगी कंसेप्ट अपनी? 6 हो गई या 5? 8 हो गई। चलो 8 और कौन सी होगी? एक ड्यूल एस्पेक्ट लिख ली क्या अपन ने? ये और लिखो, ले आज ये खत्म। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूल DU है ये ना, V नहीं है, U है ये। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, according to this concept, every transaction, according to this concept, every transaction at least affect, every transaction at least affect two aspect, at least affect, AFFECT, at least affect two aspect, two aspect, both can be assets, both can be assets, comma, one asset, one liability, one asset, one liability, और बोथ लाइबिलिटी, और बोथ लाइबिलिटी। अपनी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो भी इसी पर ही बेस्ड है। अकाउंटिंग इक्वेशन है इसी पर बेस्ड है। किसी को याद है अकाउंटिंग इक्वेशन? शाबाश, लिखो एसेट्स इक्वल्स टू liability plus capital। assets equals to liability plus capital। ये इक्वेशन याद रख लेना भाई कि एवरी ट्रांजैक्शन से एटलीस्ट कम से कम 2 एस्पेक्ट अफेक्ट करते हैं, चाहे वो दोनों एसेट के हो सकते हैं, एक एसेट एक लायबिलिटी का हो सकता है, या दोनों लायबिलिटी के भी हो सकते हैं। बताओ, हाँ बताओ मैडम, पीछे से कोई भी ट्रांजैक्शन बताओ जो बिजनेस के अंदर ऑकर्ड होते हैं, फिर अपन उससे चेक करते हैं कि इससे एसेट अफेक्ट कर रही है, लायबिलिटी अफेक्ट कर रही है। बताओ कोई भी। हाँ क्या आपने बिजनेस में क्या इंट्रोड्यूस करा है? कैश। तो 2 एक्सपेक्ट कौन कौन से हो गए? एक तो कौन सा हो गया? कैश का, और एक किसका हो गया? कैपिटल का। कैश कौन से एक्सपेक्ट में आएगा? एसेट्स में, और कैपिटल किधर आ जाएगी? लायबिलिटी वाले साइड में। ठीक है, आगे आप बताओ मैडम। ट्रांजेक्शन बताओ, एंट्री बताने की जरूरत नहीं है, ट्रांजेक्शन बताओ। बताओ कोई भी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में होते हैं। एसेट परचेज करी, तो एसेट परचेज करोगे तो कौन कौन से एस्पेक्ट अफेक्ट करेंगे? दोनों एसेट के। परचेज किस में करोगे? कैश में। तो कैश तो क्या हो जाएगा? कम, और जो भी आपने एसेट खरीदी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। चलो हाँ बताओ। सैलरी पे करिए। अब बताओ कौन कौन से 2 एस्पेक्ट अफेक्ट करेंगे?
मतलब जिस एम्प्लॉयर को करिए उसका और कैश एम्प्लॉयर का नाम लिखोगे या सैलरी लिखोगे? एम्प्लॉयर से क्या लेना है आपने? और एम्प्लॉयर को सैलरी दोगी तुम? नहीं, मालिक को सैलरी दोगी एम्प्लॉय कि मैं आप एम्प्लॉय को? हाँ, एक तो कैश क्या हो जाएगा, रिड्यूस, दूसरा अपना क्या होगा, एक्सपेंस, और एक्सपेंस को अपन किससे डिडक्ट कर देंगे, कैपिटल से। तो एवरी ट्रांजेक्शन से एटलीस्ट कम से कम 2 एक्सपेक्ट अफेक्ट करते हैं। चलो ये तो डुअल एक्सपेक्ट। इसके बाद लिखो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट, ये लिखी नहीं थी ना? पक्का नहीं लिखी ना ये? ठीक, लिखो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। लिखो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट revenue will be recognized. According to this concept, revenue will be recognized when goods are sold. Goods are sold, comma, services are provided. Goods are sold, comma, services are provided, or time consumed, or time consumed. Whether payment is received or not. Whether payment is received or not. मतलब आपको बिजनेस में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करनी है, जब आपने गुड्स सेल कर दी हो, दूसरा सर्विस प्रोवाइड कर दी हो, या आपने कोई लोन पे चीजें दे रखी है तो लोन पर ब्याज मिलता है तो उसका टाइम पूरा हो चुका हो, तब आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी है, चाहे आपको पेमेंट मिला है या पेमेंट नहीं मिला, दोनों ही केस में। लाइन चेंज लिख दो, एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज नॉट एन रेवेन्यू। एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज नॉट ए रेवेन्यू। कस्टमर से जो आपने एडवांस ले रखा है वो आपके लिए रेवेन्यू नहीं है। इसके लिए आपको माल बेचना पड़ेगा, सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज नॉट ए रेवेन्यू। एडवांस ले रखा है वो रेवेन्यू नहीं। ठीक है, ये वाला समझ में नहीं है? देखो अपनी फीस है 50,000 रुपये, हमने आपको पूरा कोर्स करवा दिया, सर्विस प्रोवाइड होगी। अब आपने पैसा नहीं दिया तो क्या हम रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे? है? बोलो, करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अरे बोलो, करेंगे रिकॉर्ड, क्योंकि आपको सर्विस क्या कर चुके हैं, प्रोवाइड कर चुके हैं। वेदर पेमेंट इज रिसीव्ड और नॉट। आपने गुड सेल कर दिया है, टाइटल डीड आपने ट्रांसफर कर दी है, तो वो आपके डेटर में आ जाएगा, तो आपकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो चुकी है। आपके कस्टमर ने आपको ऑर्डर बुक करवाया है और उसके लिए एडवांस में पैसा दिया है, वो रेवेन्यू नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। हाँ, आपको गुड्स बेचनी ही पड़ेगी, सर्विस प्रोवाइड ही करनी पड़ेगी, या आपने लोन पे कोई अमाउंट दे रखी तो उसका टाइम पूरा होना जरूरी है, तभी आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। उसके बिना आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा। आ रहा है? पक्का? सेम टू सेम एक्चुअल कंसेप्ट वैसे ही है। एक्चुअल कंसेप्ट में क्या कहती है कि आपको कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन क्या करने हैं, रिकॉर्ड करने, जितना है उतना रिकॉर्ड करना है। जैसे मान लो कि आपने रेंट पे करा है, तो रेंट आपने 15 महीने का पे कर दिया, तो आप इस साल जो एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे वो 15 महीने करोगे या 12 महीने करोगे? अरे बोलो, 15 महीने का आपने रेंट पे करा है 1500 रुपए, तो आप जो एक्सपेंस लिखोगे वो कितना लिखोगे, 1500 लिखोगे या 1200 लिखोगे? कितना लिखेंगे? कितना लिखेंगे? आराम से सोच लो, कितना लिखेंगे? 1500, हम 1200।
जो 1500 बोल रहे हैं उन्हें अभी भी एक्चुअल कंसेप्ट समझ में नहीं आई है। रेंट अकाउंटिंग पीरियड तुमने खुद ने कहा कितने महीने का होता है, तो खर्चे भी कितने महीने रिकॉर्ड करोगे, तो 12 महीने कितने हुए, जब 15 महीने के 1500 है तो 12 महीने कितने होंगे 1200, तो 300 रुपए वो क्या होंगे प्रीपेड। और प्रीपेड को कौन से ईयर में कैरी फॉरवर्ड करोगे, अगले ईयर में लेके जाओगे। आ रहा है। अब सेम उल्टा लो कि आपने किसी से किराया लिया है 1500 रुपए और कितने महीने का 15 महीने का, तो आपके लिए इनकम कितनी होगी 1500 या 1200, 1200 है ना। तो रेवेन्यू उतनी ही रिकॉग्नाइज करेगी जितनी आपने सर्विस प्रोवाइड की है। एडवांस में जो आपका पैसा है 300 रुपीज है, वो आपकी लाइबिलिटी है, या तो आपको रिफंड करना पड़ेगा या आपको उसकी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आया, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, उसकी साइनिंग अमाउंट आपको पहले ही मिल चुकी है, वो आपकी इनकम नहीं है, उसके लिए आपको प्रोजेक्ट का काम करना पड़ेगा। आपने प्रोजेक्ट का पैसा पूरा ले लिया है, 75% ही काम करके दिया है, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कितनी परसेंट होगी 75, 25% आपके लिए क्या है एडवांस है, और एडवांस आपके लिए इनकम। अब तो समझ में आ रहा है, ठीक। चलो एक और देख लो, कॉस्ट कंसेप्ट और एक कॉस्ट कंसेप्ट। कल आप कह रहे थे कि सर ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड होना चाहिए, कौन कह रहा था, आप कह रहे थे क्या, वो ये कंसेप्ट है, और ये फिक्स्ड एसेट्स के लिए है। लिखो फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड, फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट, फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड की जाती है फिक्स्ड एसेट्स। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट में इंक्लूड क्या क्या होता है, नीचे लिख लो, परचेज प्राइस एड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस एड इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस। अब इसकी चाहे मार्केट प्राइस गिर जाओ चाहिए, आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करोगे। करंट एसेट्स वाले केस में यह होता है कि मार्केट प्राइस और आपकी कॉस्ट जो दोनों में कम हो उसी पर रिकॉर्ड किया जाता है। जो स्टॉक होता है, जो डेटर होता है, इनकी अगर मार्केट में प्राइस गिर चुकी है तो अपन गिरी हुई प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे, बढ़ गई है तो बढ़ी हुई प्राइस पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। प्रॉफिट को तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक रियलाइज नहीं हो जाए। फिक्स्ड एसेट वाले केस में कोई सीन है ही नहीं, जिस प्राइस पर आपने परचेज किया उसी प्राइस पर रिकॉर्ड होगी, चाहे प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए। ठीक है, चलो तो ये आपकी। अब बता दो इसमें कोई कंसेप्ट में किसी में डाउट है तो, कोई भी आपको अजीब सी लग रही हो कि आपकी थ्योरी के क्वेश्चन कम से कम पूछ जाएंगे, हार्डली 8 से 10 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। बाकी पूरा पर न्यूमेरिकल का रहेगा 90 मार्क्स के आसपास। तो ये जो बेसिक जो थ्योरी है उसमें से कोई भी डाउट है तो आराम से पूछ लो। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्चुअल कंसेप्ट, ड्यूल एक्सपेक्ट, देख लो आराम से। ड्यूल एक्सपेक्ट देखो, अकाउंटिंग वैसे दो तरीके से होती है। एक अपन मॉडर्न अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, एक अपन ट्रेडिशनल अकाउंटिंग पढ़ते हैं। उस ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में यही था कि मतलब जनरल एंट्री, लेजर, ये सब प्रोसीजर नहीं थी, एक ही कंसेप्ट थी, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये कहता है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप करते हो उसको आप या तो ऐसे समझ लो कि एक एक्सपेक्ट डेबिट होगा और दूसरा एक्सपेक्ट क्या होगा क्रेडिट होगा। ये टर्म तो निकल के आया जब अपन ने एंट्री पास करना स्टार्ट करी, डेबिट और क्रेडिट। इससे पहले यही था कि एवरी ट्रांजैक्शन से एटलीस्ट दो एस्पेक्ट अफेक्ट करेंगे, वो दोनों इधर के भी हो सकते हैं और दोनों इधर के भी हो सकते हैं। मतलब बिजनेस में आपकी टोटल जो एसेट्स होगी, बैलेंस शीट का जैसा फॉर्मेट है, टोटल जो आपकी एसेट्स होगी उसके बराबर आपकी लायबिलिटी और कैपिटल होगी। ठीक है,
तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन ले लीजिए जिससे एक एक्सपेक्ट आपका एसेट का इफेक्ट करेगा, एक लाइबिलिटी का करेगा, या दोनों एसेट के कर सकते हैं, या दोनों एक लाइबिलिटी और कैपिटल का कर सकता है। जैसे आपने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस करा तो बिजनेस की कैश एसेट होगी, तो बराबर में उतने पैसों से क्या क्रिएट होगी, कैपिटल। अगर आपने विड्रॉ कर लिया पैसा तो कैपिटल भी कम हो जाएगी और बराबर में कम क्या हो जाएगा, कैश भी कम हो जाएगा। आपने गुड्स खरीदा है, कैश में खरीदा है, अब बताओ क्या होगा। एक मिनट, assets बढ़ जाएगा, cash कम होगा। एसेट में, एसेट तो वाइडर टर्म है, एसेट में आएगा स्टॉक और एसेट में क्या आएगा, कैश। अब बताओ कौन बढ़ेगा कौन कम हो जाएगा, Cash तो कम होगा। कैश तो कम होगा और बढ़ेगा क्या, स्टॉक। तो दोनों एक्सपेक्ट किसकी होगी, एसेट की होगी। अब माल को ऐसा करो तुम बेच दो, माल को बेचोगी कैश में, तब क्या होगा, Stock कम हो जाएगा। स्टॉक कम हो जाएगा और कैश बढ़ जाएगा। अब कोई सर ये बोला कि सर बराबर में थोड़ी बेचेंगे, ज्यादा प्राइस पर बेचेंगे, ये सर जितने का स्टॉक है उतनी प्राइस थोड़ी बेचेंगे, उससे ज्यादा में बेचेंगे। ज्यादा बेचोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट किस में ऐड हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। लॉस पे बेचोगे तो लॉस किस में से लेस हो जाएगा, कैपिटल में से। तो एवरी ट्रांजेक्शन से आपके दोनों एक्सपेक्ट एसेट्स वाले और लाइबिलिटी वाले अफेक्ट करेंगे। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा कि एक ही एस्पेक्ट अफेक्ट कर रहा है, दूसरा एस्पेक्ट अफेक्ट कर ही नहीं रहा है। जैसे मान लो आपने गुड्स खरीदा तो उधार पे खरीद लिया मान लीजिए, अब बताओ क्या होगा, आप बताओ ले, उधार पे आपने गुड्स खरीदा, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब बताओ कौन कौन से दो एक्सपेक्ट अफेक्ट होंगे, Stock बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा और cash का कैश तो खरीदा नहीं है। liability लाइबिलिटी में कौन बढ़ जाएगा, क्रेडिटर बढ़ जाएगा। या तो ठीक है, और बता दो कोई आपको लगता हो। अरे कैसा भी उठाओ, छोटा बड़ा सब बराबर है, बोलो। तो आपने बोला कि किसी मार्केट प्राइस जब बढ़ेगी कम होगी तो कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा, स्टॉक की प्राइस के बारे में पता लगता है। आपने जो स्टॉक खरीद रखा है, ये आपने सप्लायर से, मान लीजिए ये सप्लायर एक्स है, इससे आपने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है। जब खरीदा तब प्राइस 14,000 रुपए थी, तो आप रिकॉर्ड कितने पे करोगे, 14,000 रुपए। अब साल के एंड में आपके पास जो रॉ मटेरियल बचा है उसको क्या बोलेंगे अपना, क्लोजिंग स्टॉक। उसका वैल्यूएशन करोगे, तो वैल्यूएशन क्या करोगे कि जिस मान लो इसमें से 14,000 में से 10,000 का जो माल है वो आपने बना के बेच दिया। अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, 4,000 का। तो अब आप इसकी मार्केट प्राइस चेक करोगे कि सप्लायर अब इस माल को कितने रुपए में बेच रहा है। तो आपको पता लगा कि 3800 में वो अब उसको बेच रहा है, तो मतलब आपके स्टॉक की प्राइस क्या हो चुकी है, गिर चुकी है। तो अपन क्लोजिंग स्टॉक कितने का लिखेंगे, 3800 लिखेंगे, ठीक है। जब आपको यह पता लगे कि नहीं उसकी मार्केट प्राइस 4200 हो चुकी है, अब कितना लिखोगे, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। भाई ये बढ़ तो गया है, लेकिन ये आपको प्रॉफिट रियलाइज कब होगा, जब आप इसको बेचोगे तब रियलाइज होगा ना। बड़े बड़े माल की जो वैल्यू बढ़ी है वो प्रॉफिट आपको रियलाइज नहीं हुआ है, जब बेचोगे तब एक्चुअल प्रॉफिट लिखा जाएगा, तब सेल में लिखोगे आप बढ़ी हुई प्राइस में, तब प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, जब अपन फाइनल अकाउंट बनाएंगे तब लिखा हुआ आएगा नीचे कि क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट ये है और मार्केट प्राइस ये है, तो जो दोनों में कम हो उसी पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और पूछ लो आराम से, कोई डाउट है तो। आराम से जो भी आपको लग रहा हो। इससे पहले अपने अकाउंटिंग टर्म पढ़े थे, टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, उसके अंदर अगर कुछ हो तो आराम से पूछ सकते हो। और पूछा करो आप लोग, और पूछेगा वही जो घर से पढ़ गया आएगा। हाँ डबल अकाउंटिंग, हाँ हाँ। तो अपन जो जनएंट्री पढ़ेंगे वो बिजनेसमैन की पढ़ते हैं अपन तो जनएंट्री, लेजर, फाइनल अकाउंट ये सब पढ़ेंगे, वो सारे किसके पढ़ेंगे, बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरी पढ़ेंगे वो बिजनेस, पार्टनरशिप के पढ़ेंगे वो बिजनेस,
कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे वो बिजनेस। एक चैप्टर है लास्ट में आएगा एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रोफेशनल लोगों का होता है, उसमें अपन कैश बेसिस पे काम करेंगे। तो उसमें तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही अलग अलग होता है किस तरीके से बनते हैं, लेकिन जनरली जो अकाउंटिंग की जाती है वो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। पार्टनरशिप फर्म हो, सोल प्रोपराइटर हो, चाहे कंपनी अकाउंट्स हो, तो उसमें अपन एक्चुअल बेसिस से काम में लेंगे। और कोई? सर हाँ जी। जो एक्रूड होता है उससे सर पे करते हैं वो समझ नहीं आता। एक्रूड में पे मतलब? तो मतलब इसमें लिखा है कि खर्च हो चुका है लेकिन पे उसका बाद अच्छा, एक्सपेंसेस 4 लिखे थे मैंने, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब। चलो, ये तो पढ़ने बहुत जरूरी है, और इनकी मैं आगे एंट्री बताऊंगा तो एंट्री भी आनी जरूरी है, इनके एडजस्टमेंट भी आने जरूरी है। एक्यूड इनकम और एक एडवांस इनकम, पहले इनसे पूछ लेते हैं जो क्लास में बैठे हैं उनसे, फिर मैं बताता हूँ। चलो पीछे चालू हो रहा था, तुम्हें आइडिया है कुछ? सीबीएसई बोर्ड था, आरबीएसई था भाई? आरबीएसई था। रिजल्ट आ गया, कितने परसेंटेज आए? 72। ठीक है, तो इन चारों में से किसी का आइडिया है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड, एक्यूड इनकम, एडवांस इनकम? नहीं है? चल तो सुन ले इनसे। हाँ भाई, तू बता भाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? टीप के बताएगा यार, अकाउंट्स में तो कोई चीजें है ही नहीं जो टीप के बतानी पड़े यार। ये पता है, बाकी नहीं बताएगा। तो ऐसे आईसीएसआई को लेटर थोड़ी लिख के देगा तो कि देख मैंने ये पढ़ रखे हैं, इसके क्वेश्चन पूछेगा तो बता दूंगा, बाकी किसी का पूछेगा तो मैं नहीं बताऊंगा, सॉरी। चल इधर से बोले, तो बता भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस बाकी है लेकिन अभी पे नहीं है। एक्सपेंस बाकी है, पे नहीं किए, फिर बचा क्या फिर? पेड नहीं है। एक्सपेंसेस कर चुके हैं लेकिन पेमेंट बाकी नहीं किया है अपन ने। मान लीजिए आपका रेंट है 1000 रुपए पर मंथ, साल का कितना बनता है? 12,000, आपने 9,000 ही पे करे हैं। एक्चुअल कंसेप्ट क्या बताती है? पेमेंट के हिसाब से रिकॉर्ड करना होता है या एक्सपेंसेस के हिसाब से रिकॉर्ड करना होता है? एक्सपेंस के हिसाब से। एक्सपेंस कितना हुआ? 12, पेमेंट कितना करा है? 9। तो ये 9 से 12 कैसे बनेगा? इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 3, और वो 3 क्या है? आउटस्टैंडिंग। बस, तो आप ऐसे तो दिखाओगे बुक्स ऑफ अकाउंट में कि सर 9,000, और हिसाब भी ऐसे ही मिलाओगी कि देख भाई 9,000 तो पेमेंट कर दिए, 3,000 तुम्हें देऊंगी, टोटल कितने हो गए? 12,000। तो जो देऊंगी इन फ्यूचर आप जिसका पेमेंट करोगे वो क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आपके लाइबिलिटी है या एसेट है? लाइबिलिटी। जो एक्सपेंसेस फ्यूचर में पे किए जाने वो सारी क्या हो गया? आपकी लाइबिलिटी। अब उल्टा कर दे कि आपने उसको पे करे 19,000 रुपए, कितने पे करे? 19,000 रुपए। अब बताओ पेमेंट के हिसाब से रिकॉर्ड करोगे या एक्सपेंस के हिसाब से? एक्सपेंस के हिसाब से। तो कितना रिकॉर्ड करोगी? कौन कह रहा है 19? जो अब तक 19 में है वो कैश बेसिस से थोड़ा बाहर निकलो और एक्चुअल बेसिस पे आओ। जितना खर्चा अपन ने करा है उतना ही रिकॉर्ड करेंगे। तो कितना रिकॉर्ड करोगे? कितना रिकॉर्ड करोगे? 12। अब 19,000 को 12,000 कैसे बनाओगे? क्या बोलोगे क्या तुम उसको कि देख भाई 19,000 दिए मैंने तेरे को, बनते कितने हैं? बच्चे कितने? ये इसका क्या करोगे? प्रीपेड है, अगले साल किराया नहीं दूंगी 7 महीने तक, तो क्योंकि ये क्या चुका है? प्रीपेड। तो जो अपन ने एक्स्ट्रा में पे कर दिया, तो एक्स्ट्रा कितना पे करा आपने? 7,000 रुपए। अब तो आ गया, ये हमारे लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? क्या है हमारे लिए? एसेट। ठीक, इतना तो आ गया। अब इन दोनों को ठीक उल्टा कर दो, ये तुम्हारी इनकम हो जाएगी। मंजे कि आपको सैलरी मिलती है, तो सैलरी मिलना आपकी इनकम होगी या नहीं हुई? है? आपकी सैलरी है 5,000 रुपए पर मंथ, और आपने पूरे 12 महीने काम किया है। ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ के सारे काम किए, पूरे 12 महीने काम किए और आपको सैलरी मिली है 50,000 रुपए। 5 सैलरी मिल रही है, अब इनकम है आपके लिए, तो आपको इनकम 5,000 रुपए पर मंथ है। 12 महीने आपने काम किया है और आपको मिला पिसा रिसीव कितना हुआ है? 50,000। तो आप रिकॉर्ड कितना करोगे? 50,000 करोगे या 60,000 करोगे? जितना पैसा मिला है उसके हिसाब से रिकॉर्ड करोगे या जितनी आपकी इनकम अर्न हो चुकी है उसके हिसाब से रिकॉर्ड करोगे? तो इनकम अर्न कितने रुपए हो चुकी है? 60।
60 हो चुकी है ना, तो रिकॉर्ड कितना करोगे? 60, 50 या 10? 60। अब इस 50 को 60 कैसे बनाओगे? हैं? 10 और ऐड करेंगे। वो 10,000 क्या है? एक्यूड इनकम, ऐसी इनकम जो मैंने अर्न तो कर लिया लेकिन रिसीव नहीं हुई है ना। 50,000 मैंने कमा लिए, 10,000 में और लेंगी, ऐसे तो बोलोगे आप। टोटल कितने हो गए? क्या इस 10,000 के लिए तुम काम करोगे? अब काम कर चुके हो, खाली क्या लेके आने हैं? पैसे लेके आने हैं। तो ये आपकी कौन सी इनकम होगी? एक्यूड इनकम। एक्रू होना बोलते हैं जिसको, है ना, अराइज होना बोलते हैं, अर्न होना बोलते हैं, वो क्या होगी? एक्यूड इनकम। ये बताओ एसेट्स है या लायबिलिटी है? पक्का? अब मैडम एडवांस इनकम आप बताओ खुद। जो सर एडवांस में भी मिल गई बट आपने मतलब उसको कुछ काम करा नहीं। एग्जाम्पल देके बताओ, इसी में बता दे। तो जैसे हमने कोई कंपनी के अंदर काम किया और मतलब काम नहीं किया बट हमें सैलरी एडवांस में मिली। हाँ, तो हमारी क्या इनकम होगी? एडवांस इनकम होगी। मतलब ऐसा काम जैसे मान लो आपको मिले रुपए 75,000 रुपए पूरे साल के दौरान, और आप वही सैलरी पे काम कर रहे हो 5,000 रुपए पर मंथ पे, तो रिकॉर्ड कैसे करोगे? इनकम के हिसाब से रिकॉर्ड करोगे या पैसा जो रिसीव हुआ है उसके हिसाब से रिकॉर्ड करोगे? इनकम के हिसाब से। तो इनकम हिसाब से कैसे रिकॉर्ड, कितना रिकॉर्ड करोगे? 60 या 75? 60। और अब 75 को 60 कैसे बनाओगे? एडवांस को क्या करोगे? माइनस, कि भाई टोटल रिसिप्ट कितना हुआ? 75,000, जिसमें से 15 तो क्या है? एडवांस है। तो मेरी इनकम कितनी होगी? 60,000। बस आ गया। बोलो और कोई बोलो डाउट, जो ही मन में आ रहा है आराम से पूछ सकते हो, एकदम बिंदास, जो भी अजीब सा लग रहा है, क्योंकि अब ये दोबारा रिकॉल नहीं हो पाएगा। अब मैं ऐसा अजम्पशन मानूंगा कि मैंने पढ़ा है, तुम्हारे समझ में आ गया, तुम्हारे याद है। बोलो, देख लो कोई भी आराम से, जो भी आपको लग रहा हो आराम से पूछ सकते हो। बोलो बोलो तीनों। चलो तीनों पहले इनसे पूछ लेते हैं। बताओ मैडम, आप फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या क्या थे? बस तीन 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 ही है। गोइंग कंसर्न में क्या था? बिजनेस जो अपन चालू करेंगे वो ये नहीं सोच के चालू करेंगे, एक बार ट्राई करके देखते हैं, और ट्राई हो जाएगा तो ठीक है, वरना कुछ और कर लेंगे। जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है उसको थ्रू आउट द ईयर सेम रखोगी, और आगे आने वाले कई साल तक भी क्या रखोगी? उसे सेम करोगे। वो होता है गोइंग कंसर्न। मतलब बिजनेस है वो 4-6 महीने के लिए स्टार्ट नहीं किया है, लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए स्टार्ट किया है। ठीक है। दूसरा क्या बताया? कंसिस्टेंसी। आप बताओ कंसिस्टेंसी। मतलब जो यूनिफॉर्म तरीके से आप उसको फॉलो करोगी। एग्जाम्पल देके बताओ। हाँ, कि मैंने ये रूल लगाया फिर यही रहेगा, या ये मेथड लगाया ये ही रहेगा। जैसे अपन बिजनेस में कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं? एक्रूअल कंसेप्ट फॉलो कर रही हो, कैश बेसिस कर रही हो? एक्रूअल। तो थ्रू आउट द ईयर क्या रहेगा? एक्रूअल सिस्टम ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 4 महीने एक्रूअल करते हैं फिर कहते हैं नहीं यार ये तो फिट नहीं बैठा, कैश बेसिस करते हैं। आपने कैश बेसिस से स्टार्ट किया तो फिर कैश बेसिस ही रहेगा, आपने एक्रूअल से स्टार्ट किया तो एक्रूअल ही रहेगा। आए समझ में? कंसिस्टेंसी। तीसरा कौन सा बचा? एक्रूअल। ये तो बताया इन्होंने। एक्रूअल एक्सपेंसेस हो गया है तो उसे रिकॉर्ड करो, चाहे आपने पेमेंट किया या नहीं किया है। आ गया? और बोल दो। लास्ट वाले कौन सा? कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट अप्लाई होता है फिक्स्ड एसेट्स के लिए, कि आपने फिक्स्ड एसेट्स को बार बार रिवैल्यूएशन नहीं करवाओगे। आपने फिक्स्ड एसेट्स जब परचेज किया है तो उसे ऑलवेज परचेज प्राइस पर ही रिकॉर्ड करोगे। स्टॉक में तो क्या होता है, जो करंट एसेट्स होती है उसमें तो फ्लक्चुएशन होता है, कि अगर उसकी मार्केट प्राइस गिर गई है तो अपन गिरी हुई प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे। आपने बिल्डिंग खरीदी है 1 करोड़ रुपए की, अब बिल्डिंग की प्राइस बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख हो चुकी है, तो आप 1 करोड़ 20 लाख पर रिकॉर्ड नहीं करोगे, जिस वैल्यू पर परचेज किया था उसी पर रिकॉर्ड करोगे। अगर बिल्डिंग की प्राइस गिरकर 90 लाख हो चुकी है तो भी आप इसको 90 लाख पर रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप कितने पे करोगे? 1 करोड़ पे करोगे।
तो फिक्स्ड एसेट्स है वो ऑलवेज अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड होती है। करंट एसेट्स वाले केस में, करंट एसेट समझ रहे हो, स्टॉक है, डेटर है, डेटर में से तुम प्रोविजन घटाते हो, डेटर की वैल्यू क्या हुई, कम हुई। तो कम क्यों करते हो, क्योंकि वैल्यू फ्यूचर में कम होने वाली है। स्टॉक अगर गिर गया तो गिरी हुई प्राइस पर रिकॉर्ड करते हो, तो वैसा फिक्स्ड एसेट्स के साथ नहीं होगा। और कुछ बढ़िया आगे आज पढ़ लेना, घर जाके दोबारा पढ़ लेना अपन और देख